हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास में। आज की हमारी टॉपिक है कारक के बारे में। और इसके पहले हमने स्वर व्यंजन, विराम चिन्ह, तद्भव तत्सम, संज्ञा, सर्वनाम के बारे में कंप्लीट पूरी जानकारी ले ली है। और आज की हमारी टॉपिक कारक के बारे में है। अगर आपने हमारी उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाएं और आराम से सभी वीडियो को देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी वीडियो हर एक एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, जिसमें भी हिंदी पूछी जाएगी। क्योंकि मैंने कई बुकों का कलेक्शन करके एक टॉपिक बनाया है हर एक पार्ट का। तो चलिए आज हम जानते हैं कारक के बारे में बिना किसी देरी के। तो जानते हैं कारक कहते किसे हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, जी हाँ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। आइए कारक विभक्ति चिन्ह के बारे में जानकारी लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक एक करके हम एक एक स्टेप में संपूर्ण जानकारी लेंगे धीरे धीरे। तो चलिए बढ़ते हैं। कारक और विभक्ति चिन्ह से जो संबंध है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अगर जब कर्ता कारक होता है तो विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग होता है, और कर्म कारक होने पर विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग होगा, और कर्ण कारक होने पर विभक्ति चिन्ह से के द्वारा के साथ का प्रयोग होगा, और संप्रदान कारक होने पर विभक्ति चिन्ह को के लिए वास्ते इन सभी का प्रयोग होगा। अपादान कारक होने पर विभक्ति चिन्ह से पृथकत्व बोध जब होगा, मतलब किसी चीज़ को अलगाव के लिए से का प्रयोग होगा अपादान कारक में। संबंध कारक में क्या होगा? संबंध कारक में विभक्ति चिन्ह का, के, की का प्रयोग होगा, और अधिकरण कारक में, पर का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा, और संबोधन कारक में हे, अरे, रे का प्रयोग होगा। आइए आगे जानकारी लेते हैं हम अपनी टॉपिक से संबंधित। कर्ता कहते किसे हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ क्रिया कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन क्या हुआ? कर्ता। आइए कर्म के बारे में जानकारी लेते हैं कि कर्म किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार नहीं, सॉरी, यहाँ पे व्यवहार होगा। व्यवहार का जो मतलब फल, मतलब प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्याम पाठशाला जाता है, तो श्याम कहाँ जाता है? पाठशाला। तो कर्म क्या होगा? जाना पाठशाला। ठीक है। आइए कर्ण कारक के बारे में जानकारी लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का बोध हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल, राम ने बाण से बाली को मारा। तो राम ने किसको मारा? बाली को। और किससे मारा? तो बाण से मारा। तो यहाँ पे कर्ण कारक होगा। और आगे जानकारी लेते हैं हम संप्रदान कारक के बारे में। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए, जिस रूप के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक विद्यार्थी के लिए, तो यहाँ के लिए जो है पुस्तकें लाया, तो के लिए क्या होगा? संप्रदान कारक। आइए किसके लिए? विद्यार्थी के लिए। तो अपादान कारक मतलब अलगाव। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, आरंभ, भिन्नता आदि का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, कहाँ से अलग होती है? हिमालय से। तो इससे यहाँ लग रहा है, तो यही होगा पादान कारक। संबंध कारक के बारे में जानकारी लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मोहन का घर है, तो मोहन और घर दोनों के बीच में जो संबंध का प्रयोग हो रहा है वही होगा संबंध कारक का। फिर आगे बात करते हैं 7 नंबर पे अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे
वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया। तो वीर सैनिक कहाँ मारा गया? युद्ध भूमि में, तो अधिकरण कारक होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, संबोधन के बारे में जानकारी लेते हैं। संज्ञा का जो रूप चेतावनी या किसी को पुकारने का सूचक हो संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे ईश्वर, तो यहाँ पे क्या होगा? हे ईश्वर, किसी को पुकारने की बात हो रही है तो हमारी रक्षा करो, तो क्या होगा यहाँ पे? संबोधन। ठीक है, पुकारने की। आइए आगे हम बात करते हैं, कारक हमारा कंप्लीट हुआ है, हमने पूरी जानकारी आपको दी, एक एक पार्ट के एक एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दी। आइए हम बात करते हैं वचन के बारे में। तो छोटा सा टॉपिक है इसलिए हमने इसी के साथ रख दिया है, वचन को भी और कारक दोनों साथ में। तो शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्या? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा अनेक, एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में इसके दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आइए एक वचन के बारे में पहले जानते हैं। एक शब्द के एक वचन में हम जानते हैं, शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, कलम। बहुवचन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पुस्तकें, कलमें, ये क्या है? बहुवचन। एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों और पदार्थों कह रहे हैं, वस्तुओं का बोध करा रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं, एक वचन और बहुवचन में जब परिवर्तन होता है तो शब्द क्या मतलब उच्चारित करेंगे आप? जैसे पाठक, तो बहुवचन में क्या उच्चारित करेंगे आप शब्द को? पाठक गण, तो हो जाएगा बहुवचन। आप क्या है? एक वचन। आप लोग क्या हो जाएगा? बहुवचन। सज्जन वृंद हो जाएगा बहुवचन। गुरु, गुरुजन हो जाएगा बहुवचन। मित्र एक वचन है और मित्र वर्ग हो जाएगा बहुवचन, क्योंकि पूरा समूह मित्रों का आ जाएगा। राजनीति एक वचन होगा, स्त्री एक वचन होगा, ये उल्टा थोड़ा लिख दिया गया है इधर उधर करके। स्त्री एक वचन होगा और स्त्री जाति हो जाएगी बहुवचन, मतलब पूरा समूह स्त्रियों का। सेना एक वचन होगा और सेना दल बहुवचन। विद्यार्थी एक वचन, विद्यार्थी गण बहुवचन। गरीब एक वचन होगा, गरीब लोग बहुवचन, मतलब पूरे समूह की बात हो रही है। पंडित एक वचन होगा, पंडित वृंद, मतलब पूरे पंडितों का समूह बहुवचन। आर्य एक वचन होगा, आर्यजन, मतलब पूरे आर्य लोगों का समूह बहुवचन होगा। मजदूर एक वचन, लेकिन मजदूर वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो वह बहुवचन में आएगा, क्योंकि पूरे मजदूर समूह का यह बोध करा रहा है मजदूर वर्ग। वीर एक वचन है, वीर दल, मतलब पूरे समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे वीर दल बहुवचन में होगा। और वीर एक वचन में, मुनि एक वचन में है और मुनिजन, मतलब पूरे मुनि लोगों का समूह बहुवचन में आएगा। तो यह थी हमारी आज की टॉपिक, कारक और वचन के बारे में, जो कि पूरी टॉपिक थी और कई बुकों का कलेक्शन था। तो ऐसे ही हमारी टॉपिक हर दिन आती रहेगी। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी बनाए रखिए। कुछ ना कुछ आप लोग पढ़ते रहिए। अगर बुक से नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो वगैरह, यूट्यूब वगैरह के माध्यम से ही जुड़े रहिए, लेकिन 10-20 मिनट अपना टाइम मेरी वीडियो को भी देखने में दें, क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कुछ काम की चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। 10-5 मिनट आप ऐसे ही चीज़ों को देखने में फालतू वेस्ट करते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को रखा है। हर एक टॉपिक में पूरी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है या कुछ गलती हो रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं नीचे, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा और अगली वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद सभी को, बाय बाय, नमस्कार।